ये देखें कि पंजाब में ये सिचुएशन है कि आप अंग्रेजों का दौर है और आप भगत सिंह की तरह एक तहरीक चला रहे हैं। ये सिचुएशन हो रही है लिटरली सर, मैं ये बात कर रहा हूँ। दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज है अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी बुरी है। पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर है जो दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को बताता चलूं कि ये जो दस्तार वाला बैठा है यही तो खूबसूरती है इस मुल्क की, कि यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का क्रिश्चियन हम इस मुल्क के लिए सर्व करते हैं और बड़े फख्र से करते हैं कि पाकिस्तान के उन अजीम लोगों में मेरे जैसे एक अदना से सहाफी को भी डाल दिया है जिन पर गद्दारी के इल्जामात हैं। तो मैं भी एक गद्दार की हैसियत से इस वक्त पाकिस्तान में अपने सहाफती फराइज जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। में जाके भी देख लें तो नवाज शरीफ साहब ने मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़े थे कि सरदार जी मेरे लिए दुआ किया करो, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये पड़े हैं यूट्यूब में, आप देखें। मैं वो सहाफी हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां खान के दौर में थी, आज वो बेचारे इन ड्राइव चला रहे हैं। ये सिचुएशन है ओवरऑल। तो आपके मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी अदम इस्तेहकाम होगा। आप अगर एक बड़ी पार्टी को इस तरह दीवार से लगाएंगे और आप अदालतों को 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम करा के आप अपने आप को, अपनी कुर्सी को ताकत दे सकते हैं, लेकिन मुल्क में जो अवाम है उसको आपने क्या दिया? गुर्बत दी, बेरोजगारी दी, यहाँ पर दहशतगर्दी दी। अदालतें नहीं है, नजरियाती इन्होंने जो अदालतें बनाई है वहां पे जज जिस तरीके से भर्ती किए गए हैं, उन जजों की काबिलियत अगर आप निकालें, आप जाए पंजाब में उन तमाम तर वकीलों को जज बना दिए गए जो नून लीगी है। मीडिया का ये हाल है कि एक तस्वीर आती है और उस तस्वीर के हवाले से कहा जाता है कि भाई साहब ये नहीं दिखानी है आपने, और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलरों से दिलवाया गया है फ्रंटमैन के तौर पर। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप 5 बजे बाजार से बाहर नहीं निकल सकते। मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि एक एसएचओ की मार है, जाओ ना उस एसएचओ को भेज दो। कहाँ है वो एसएचओ? हम भी इंतजार में। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से और मेरे साथ हैं हरमीत सिंह इस्लामाबाद से। हरमीत सिंह को आप जानते होंगे, आपने देखा है इनको। ही इज अ वेरी इंथुजियास्टिक यंग जर्नलिस्ट, और जो एक जर्नलिस्ट की पाकिस्तान में काबिलियत है कि अंदर हो जाना, फटे जाना, वो भी डिग्री ले ली हुई है। तो हरमीत सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। सर बहुत शुक्रिया जी आपका। जी हरमीत, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आप अपने बारे में लोगों को, जो यूरोप वगैरह में अगर कोई नहीं भी जानता, वो तो सारे ही जानते हैं, जो नहीं भी जानते उन्हें बताएं कि हरमीत कौन है। अच्छा सर, मैं वैसे तो मेरा ताल्लुक बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट शांगला छकेसर से मेरा ताल्लुक है। मैं वहां से ताल्लुक रखता हूँ और फिर कराची में एजुकेशन, उसके बाद फिर मैं मीडिया में आया। मैंने स्टार्ट में, शुरुआत में तो मुख्तलिफ अखबारों में कालम लिखे, और उसके बाद मैं फिर एज अ रिपोर्टर मैंने काम शुरू किया, इंटरव्यू रिपोर्टर एटीवी के साथ। और फिर उसके बाद मैं पब्लिक न्यूज के साथ एज अ न्यूज कास्टर आया, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई टर्बन एंकर आया था, अनफॉर्चुनेटली। अब आप कहेंगे अनफॉर्चुनेटली क्यों? इसलिए कह रहा हूँ कि 77 साल में पहली बार की मैं एंट्री मिली, और वो भी एज अ न्यूज कास्टर। तो पाकिस्तान की टेलीविजन पर पहली बार ऐसा होता था कि सुबह सवेरे अस्सलाम वालेकुम के साथ सत श्री अकाल भी बोला जाता था। तो उसके बाद मैंने शुरुआत की और पूरी दुनिया में दुनिया के बड़े बड़े अखबारों की मैं जीनत बना, और उस पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। उसके बाद फिर मैं न्यूज कास्टिंग्स, क्योंकि मेरा शोबा रिपोर्टिंग था, न्यूज कास्टिंग मुझे ऐसा लगता था कि एक स्क्रिप्ट है और आपने पढ़नी है और एक डब्बे में आप बैठे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना था। तो मैं फिर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आया लाहौर से, और मैंने रेडियो पाकिस्तान में एज अ आरजे काम किया 2 साल तक। उसके बाद मैंने फिर जो है रिपोर्टिंग शुरू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है मैं बीट करता था, सुप्रीम कोर्ट को मैं बीट करता था, पार्लियामेंट के मुख्तलिफ काबीना को बीट किया मैंने। इसी तरह मैं फिर साथ साथ जो है एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत सारी चीजों में मैंने हिस्सा लिया, सैलाब की तबाहकारियों में। और साथ साथ में आप ये समझे कि शुरुआत की बातें हैं कि मैंने कई जो कमर्शियल मॉडलिंग है वो की, फिर 1-2 फिल्मों में एज अ शॉर्ट फिल्म में हीरो काम किया। वो यूट्यूब पे वो फिल्में भी पड़ी है, मीत और हमीद और किसान। सो वो भी मैंने काम किया। सो रिसेंटली तो मैं मॉर्निंग शो होस्ट और करंट अफेयर शो होस्ट रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने एक साबिका मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब हमें जो टेलीविजन से रिटायर कर दिया गया है जबरदस्ती जबरी तौर पर। तो एक तरफ तो टेलीविजन की स्क्रीन पर मुझे इजाजत भी नहीं है, मैं तज्जिया भी नहीं दे सकता हूँ, और किसी चैनल पे आप मुझे जो है इजाजत ये भी नहीं है कि आप वहां पर बैठ सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। हालांकि मेरे इंटरव्यूज भी हो जाते हैं, बड़े बड़े चैनल मुझे बुला लेते हैं मालिकान, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ से
जो है ऑर्डर आ जाता और वो फिर कहते हैं कि हम हरमीत सिंह आपसे माजरत करते हैं। तो इस वक़्त एक हरमीत सिंह, वो हरमीत सिंह आपके सामने बैठा है जिसने पाकिस्तानियत की बात पूरी दुनिया में करनी थी, जिसने पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज दिखाना था, जिसने जो है पाकिस्तान के इस खूबसूरत रंगों की जो महक है, पूरी दुनिया को इस महक को सुंघाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी उस लाइन में बिठा दिया है। इस वक़्त मेरे पे 2 मुकदमे हुए। एक मुकदमे से तो मैं बरी हुआ हूँ, पेशावर से जो है मुझ पे ट्रायल खोला गया है एफआईए की जानिब से। अब जो है मामला ये है कि मेरे पे इस्लामाबाद कोर्ट में मजोका साहब की अदालत में केस भी चल रहा है और उस पे जो दफ़ात शामिल हैं, उसमें मैं खुशकिस्मत इंसान ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के उन अज़ीम लोगों में मेरे जैसे एक अदना से सहाफ़ी को भी डाल दिया है, जिन पर गद्दारी के इल्ज़ामात हैं। तो मैं भी एक गद्दार की हैसियत से इस वक़्त पाकिस्तान में अपने सहाफ़ती फ़राइज़ जो है सरअंजाम दे रहा हूँ। अच्छा हमीद, आपने सारी डिटेल से आपने बताई है। ये आपने कुछ पॉइंट जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने जो सारी गुफ्तगू, उसमें एक तो ये कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा ये कि आपने जो आखिर में बात की वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो बात है, मैं कुछ और बातें पूछना चाह रहा था लेकिन आपने टच ऐसा सब्जेक्ट कर दिया, आपकी बातों से निकल आया है कि मैंने अपने सवाल में जो है बाकी पुल पल गए ने। ये बड़ा टची क्वेश्चन है। टची क्वेश्चन जी। इसलिए है, आपसे खास तौर पर टची इसलिए है कि क्योंकि आप एक सरदार कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम होंगे जो पाकिस्तान की अफवाज में या मिलिट्री में या रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो अदारे, जो पाकिस्तान की जो की अदारे हैं उनमें जो ग्रूम करके आए होंगे, उनमें लोग बहुत रेयर होंगे और आप उनमें से एक हैं। आपने भी जी। बात की कि आपका एक सॉफ्ट इमेज था, आपका आपको आपको इनका निकालना, आप कैसा फील करते हैं बीइंग अ सर सिख, बीइंग अ मुझे बड़ा दुःख होता है क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मैं इस वतन के वासियों की बात करता हूँ, उनके दुःख-तकलीफ की बात करता हूँ, इनके मसाइल की बात करता हूँ, मुल्क की जमहूर की बात करता हूँ, मुल्क के आईन की बात करता हूँ, जमहूरियत की बात करता हूँ, ये जो लाक़ानूनियत है, इसके खिलाफ बात करता हूँ। और आप देखें कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो तब जाके थोड़ी बहुत मेरे हवाले से कुछ कॉल्स गई थी कि यार इसको थोड़ा-सा टेलीविज़न पे ले आओ। और सर आप मेरा ट्विटर अकाउंट निकालें तो मिलियंस पे जो है मैं ट्वीट मैंने किए हैं, मेरे बिलियंस पे लोगों ने उसको देखा, रीट्वीट हुए हैं और वो सारे अपनी धरती माता के लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा वतन है, वो मेरा पाकिस्तान है। तो एक तरफ तो फिर देखें कि जब ज़रूरत आती है तो हम सब अपने वतन की जब कोई बैरूनी या बैरूनी मुदाखलत कोई करता है और इस तरीके से हमारे मुल्क पर हमला करता है, तो हम फिर ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे मुल्क के साथ कर रहा है, उसके लिए हम यकजुबां होकर उसका मुकाबला करते हैं। तो ये अलग बात है कि ट्विटर पे टेलीविज़न की बड़ी-बड़ी स्क्रीनों पर मुझे इजाज़त मिली और कहीं न कहीं जाके हमने हिंदुस्तान का जवाब जिस तरीके से हमारे एयर फोर्स ने दिया, उसी तरह हमने भी दिया। लेकिन पाकिस्तान में फिर वही हुआ होता है कि उसका रिवार्ड आपको ये मिलता है कि मुझे आज भी याद है कि मैं तेहरान गया था, मैं अरबईन क्योंकि मैं करबला पे वॉक कर चुका हूँ, अरबईन वॉक जिसे कहते हैं, हमारे जो अहले तशरीफ भाई हैं, वो जाते हैं। हुसैन को मानने वाले सारे जाते हैं, मैं ये सिंपली कहूँगा। तो मैं भी गया था और मैं भी नजफ से होते हुए करबला तक गया था। तो उसकी वजह से उसपे मेरी डॉक्यूमेंट्री बनी और डॉक्यूमेंट्री जो है वो बड़ी हिट हुई, जिसकी वजह से मुझे दुनिया के 77 कंट्रीज में मेरी पहली पोजीशन आई और मुझे स्टेट ऑफ ईरान की जानिब से मुझे दावत दी गई और मुझे बाकायदा बुलाया गया और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मुझे वो अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन उसी दिन मेरी फ्लाइट होती है और सुबह मेरी पेशी लगी होती है पाकिस्तानी अदालत में। तो एक तरफ पराया देश जो आपको इज्जत देता है और अपने देश में आप पर गद्दारी के मौके में, तो तकलीफ तो होती है भाई, दुख होता है कि मेरी जो सोच थी, क्योंकि मैं बाहर दुनिया में रहा हूँ, दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज है अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी बुरी है। और जिस दौर में मैं था उस वक्त तालिबान का राज था कई इलाकों पे और लोगों की सर कटी लाशें मिलती थी। तो बहुत सारे सिख, बहुत सारे हिंदूज, बहुत सारे मुस्लिम ये सोचते थे कि आप लोग कैसे रहते हैं पाकिस्तान में। तो मैं कहता था पाकिस्तानी अवाम बुरी नहीं है, पाकिस्तान के हम उस कम्युनिटी में पले बड़े, हम उन लोगों में पले बड़े जहाँ ज्यादातर मुसलमान हैं। मेरे अपने जो दोस्त हैं, 11 के करीब जो दोस्त हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। तो मैं तो कभी अपने घर में जब जाता हूँ तो मैं उनके डेरे में रात मेरी होती है, उधर ही रहता हूँ, उधर ही सहता हूँ। तो कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज मैंने महसूस नहीं की। तो ये पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर है जो दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा भी मकसद यही था कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे आकर मैं कहीं न कहीं पाकिस्तान की ये खूबसूरती भी दिखाऊँ कि ठीक है, हम पर तो आपने ब्लेम लगा दिया कि हम में तासुब भी बहुत है, हम दहशतगर्द भी बहुत हैं, बहुत किस्म के अपने
इल्जामात हम पे लगा लिए, लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत डिफरेंट है। हालांकि ये तो आलमी साम्राज्य कुव्वतों की मुसल्लत करदा जंग है, और कहीं ना कहीं हमने भी इसको ले लिया। ज़ियाउल ने आके जो जिस तरीके से गन बोया यहाँ पर, कासनकोफ कल्चर, चर्च का कल्चर, ये सारी चीजों का जो है, डॉलर के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, 80,000 जारे गनवाई। तो इसका भी तो खमियाजा हम भुगत रहे हैं ओवरऑल दुनिया में। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को बताता चलूं कि ये जो दस्तार वाला बैठा है, यही तो खूबसूरती है इस मुल्क की, कि यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का क्रिश्चियन, यहाँ का वो एक बेचारा ज्यूइश था, वो यहाँ से भाग गया, लेकिन बहरहाल पारसी हो गए। तो हम इस मुल्क के लिए सर्व करते हैं और बड़े फखर से करते हैं। और वैसे नजरबाज साहब, मेरी ख्वाहिश भी रही है, मैं हमेशा इस ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि भाई हम भी तो चाहते हैं, हम भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं, कि हमारी चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की पोजीशन हो, कि मिनिस्ट्रीज की पोजीशन में हम बैठ सकते हैं, हम आर्मी में सर्व कर सकते हैं। ये हमारा मुल्क है। हमारे पास तो नजर अब्बास साहब ऑप्शन थी कि हम हिंदुस्तान जा सकते थे, हमारे पास ऑप्शन रखी गई थी, पर हमने कहा नहीं, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारी रियासत है, हमारी माँ है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो हम शायद आप ये कह सकते हैं कि आप मुसलमानों के पास तो भाई ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास तो ऑप्शन था, लेकिन अपने ऑप्शन को चुनते हुए हमने पाकिस्तान को चुना है। सो अगर कोई ये इल्जाम लगाता है कि हम जो है गद्दार हैं, हम सुबाइयत फैलाते हैं, हम देशद्रोही हैं, या मुहिब वतन नहीं है, तो भाई साहब ये तो हमारी नस्लों से पूछो कि जो हम जिस तरीके से बैठे हैं और जिस चीज को ऑन कर रहे हैं, हमारा मुल्क है, ये किसी का बाप दादे का नहीं कि वहां पे ये इल्जाम लगाए कि हम मुहिब वतन नहीं है या हम मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुसलमान भी हैं, ये सारे के सारे बहन भाई एक तरफ रह रहे हैं। और मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ। मैंने अभी आपको इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताया, मेरे बड़े दो करीबी दोस्त हैं जो कि सिख हैं। हमारा बड़ा फैमिली का आना जाना, उठना बैठना है। तो मैंने जो मेरे इंटरेक्शन है, मैंने ये देखा कि खूबसूरती में दुनिया में सबसे जो बड़ा मजहब है ना, वो इंसानियत है। बाकी सारी चीजें बाद में है। आपको क्या आपका क्या ख्याल है कि आज के दौर में जिस तरह सप्रेस किया जा रहा है हर बंदे को, रिगार्डलेस उसका रिलीजन, पकड़ के जिसको देखते हैं दबा देते हैं, बोलने की आपको आजादी नहीं एज ए सहाफी। अब क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का इन हालात में? देखिए, जो मूवमेंट चल रहे हैं, जिस तरीके से इस पाकिस्तान को धकेला गया है, और हमारी वो पॉलिसियां, जो इस मुल्क की पॉलिसियां अगर आप देखें, जो हमारी खारजा, आप इस वक्त आप पूरी दुनिया में जो हालात हैं, लेकिन एक वक्त था कि मिडल ईस्ट के मामले में हमने अपने आप को कैसे साइड लाइन पर रखा था, कि हमारा ना यमन के साथ मामला है, ना हमारा सऊदी अरब के साथ मामला है। अब अगर इस सारी सिचुएशन में देखें, यूएई के साथ जो हमारे इधर हमने एयरपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ उनको दे दिया है, वहां पे जाके डिफेंस के जो मुआहदे हैं वो हमने सऊदी अरब के साथ कर दिए हैं। वहां से अरब अमारात जाके हिंदुस्तान के साथ आपके अगेंस्ट चला गया। वहां पर उन्होंने कल जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस, स्ट्रेटेजिक की दीगर मामला के हवाले से उन्होंने जो है वो मुआहदे हो रहे हैं या उस पर साइन भी हुए हैं। फिर इसमें जो गाजा का मामला है, ये पीस बोर्ड जो बन रहा है, उस पर अगर आप देखें तो हमारी जो पोजीशन है, और फिर ओवरऑल अगर हम पोजीशन को देखें जो पाकिस्तान के हालात है, नजरबाज साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ तो इंटरनेशनली हम तन्हाई का शिकार है। बेशक हमसे जो काम लिया जा रहा है हम दे रहे हैं, लेकिन उस काम के एवज हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। हाँ, ये है कि हमारी कुर्सियों को तकवीत मिली कि चलो कुर्सी बरकरार है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जब भी रिजीम चेंज हुआ है या रिजीम चेंज होता रहा है, कहीं ना कहीं थपकी अमेरिका के पैसों के हवाले से, डॉलर के हवाले से होती थी। अभी अगर हम देखें, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा हो चुकी है। परसों मैं एक सौदा ले रहा था, चिकन वगैरह में ले रहा था, तो उसको मैंने कहा भाई पाजी इसको कीमा बना ले। तो उसने मुझे बताया कि सरदार साहब फिर आप, मैंने कहा मैं सुबह आ जाता हूँ, तो उन्होंने कहा सुबह मत आना, आप एनी टाइम आ सकते हो। तो मैंने कहा यार रश बड़ी होती है। कहता नहीं, अब तो किसी की इतनी वो नहीं रही है, कुव्वत खरीद जो है वो इतनी कम हो चुकी है कि लोग चिकन बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं। तो ये आपकी रियलिटी है, आप ग्राउंड रियलिटी। हालांकि ये अलग बात है कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी मरीख तक पहुंच चुकी है, चांद तक पहुंच चुकी है, लेकिन ग्राउंड में अगर आप देखें तो लोग खते गुर्बत की जो 45% से ज्यादा लोग इस वक्त जो जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं वो सोमालिया की तरह ही है। इसी तरह आप देखें 1 करोड़ से ज्यादा आपका नौजवान बेरोजगार हो चुका है। 30 लाख लोग, नौजवान जो ब्रेन था जिससे मुल्क चलता है, सिस्टम चलता है, वो यहां से भाग के चले गए हैं। आपके ज़राअत में 25 लाख से ज्यादा लोग ज़राअत छोड़ चुके हैं। इस इंडस्ट्रियां, मुझे आज भी याद है जब मैं प्रोग्राम करता था, फैसलाबाद के जो ये ट्रेडर यूनियन के हेड थे, ये ताजिर एसोसिएशन के, वो मुझे बताते थे कि हरमीत हम अब बाहर से ऑर्डर नहीं ले रहे हैं इमरान खान के दौर में,
यानी इतने ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था हमारा कपड़ा, हमारी दीगर चीजें, और वहां पर जो रोजगार की शरह थी वो अब हैरान कुन थी कि लोगों को वर्करों की जरूरत होती थी और वर्कर कम पड़ जाते थे। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ ब्लू एरिया की। ब्लू एरिया में नौजवानों की बड़ी तादाद आपको रोजगार करते हुए नजर आती थी और पूरे रेस्टोरेंट लंच के टाइम भरे होते थे और ऑफिस की रौनकें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के मामला थे, दीगर मामला थे, बड़े अच्छे जा रहे थे। मेरे ऐसे लोग मैं जानता हूं कि जो मोटरसाइकिल पे आते थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हान के दौर में थी, आज वो बेचारे इन ड्राइव चला रहे हैं। ये सिचुएशन है ओवरऑल। तो आपके मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी अदम इस्तेहकाम होगा। आप अगर एक बड़ी पार्टी को इस तरह दीवार से लगाएंगे और आप अदालतों को 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम करा के आप अपने आप को, अपनी कुर्सी को ताकत दे सकते हैं, लेकिन मुल्क में जो अवाम है उसको आपने क्या दिया? गुर्बत दी, बेरोजगारी दी, यहाँ पर दहशतगर्दी दी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल अगर आप देखिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जब तक मामला टेबल पर हल नहीं होता, जब तक इस बड़ी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म ज्यादती हो रही है, मेरे ख्याल में मुझे हालात जो है वो बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि रेमिटेंस की बात करूं, वजीर आजम साहब टीवी पे बोलते हैं कि रिकॉर्ड 60 रेमिटेंस आए हुए हैं। आप आधा शुमार तो निकाल लें, अगर आए हुए हैं तो कम से कम इसका कहीं ना कहीं तो जो है वो असर आम आदमी पे तो पड़ता है। चलो आम आदमी पे नहीं पड़ता, इन जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं उन पर तो पड़ता। मेरे दफ्तर में अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के लोग आते हैं। यकीन माने नजर अब्बास साहब, लोगों ने अपना कारोबार यहां से समेट के दुबई की तरफ चले गए। क्यों चले गए? अदालतें नहीं है, नजरियाती इन्होंने जो अदालतें बनाई है वहां पे जज जिस तरीके से भर्ती किए गए, उन जजों की काबिलियत अगर आप निकालें, आप जाए पंजाब में उन तमाम तर वकीलों को जज बना दिए गए जो नून लीगी है। पीपल्स पार्टी के वो वकील जो मेरे साथ होते थे पीछे, मैं वो बात क्या करूं आपको, डंडमारी से हमारे पश्तो में कहते हैं, वो करते थे कि हमें एक शॉट ले लो या हम टीवी में आ जाएं, कैमरा थोड़ा सा ऐसे करो कि हम आ जाएं। आज वो जज बने हुए हैं, सिविल जज बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने बनाए हुए हैं। तो सर आपके पाकिस्तान में तो अदलिया तबाह हो चुका है। मीडिया का ये हाल है कि एक तस्वीर आती है और उस तस्वीर के हवाले से कहा जाता है कि भाई साहब ये नहीं दिखानी है आपने, ये नहीं दिखानी, इस किस्म के ऑर्डर हैं। और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलरों से दिलवाया गया है फ्रंटमैन के तौर पर। तो वो बेचारे, तो अगर कोई मुंह खोलता है तो पहले से जो है कॉल चली जाती है कि भाई साहब आपकी इतनी फाइल है, थोड़ा ध्यान से करो, अपने फलां साहबी को लगाम दो। तो इस वक्त तो सहाफत नहीं हो रही है, डाकियापन हो रहा है, डाकिया बैठे हैं, डाक लाते हैं। वो परसों मैं सुन रहा था, पता नहीं किस साहबी ने ये बात की कि हम जब अपनी किसी महबूबा को ना वो खत वगैरह देते थे या कोई गिफ्ट देते थे तो एक छोटे से बच्चे को देते थे। तो आजकल साफी जो इस वक्त रोजगार के तौर पर काम कर रहे हैं उसमें वो बहुत सारे ऐसे हैं जो यही काम कर रहे हैं। तो वो हमसे नहीं हो रहा बाजी, हमसे नहीं हो रहा कि हम जुल्म को जुल्म ना कहें, हम जाति को जाति ना कहें, लाकानूनियत को लाकानूनियत ना कहें। इस वक्त जो इंसाफ के जो तकाजे नहीं पूरे हो रहे हैं, पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। आपकी तिरा में क्या हो रहा है, एक तरफ तो इस सारी चीजों पर बात करना जरूरी है। आपने अगर फेडरेशन जो है जोड़नी है, इस मुल्क को जोड़ना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इकट्ठ होना। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप 5 बजे बाजार से बाहर नहीं निकल सकते। क्वेटा में आप जाए ना, मैं गया हूं, मुझे पता है कि कितना खौफ है, कितना डर है। तो बलूचिस्तान में वो मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि एक एसएचओ की मार है, जाओ ना उस एसएचओ को भेज दो। कहाँ है वो एसएचओ? हम भी इंतजार में। तो भाई आपके हालात इस वक्त इंटरनल इतने खराब हो चुके हैं, दहशतगर्दी फिर सबसे जो है सर उठा रही है। तिरा में आपने फिर लोगों को जो है बेचारों को घर से दर बदर कर दिया है। हालांकि 22 आप मेजर ऑपरेशन कर चुके हैं, आपको क्या मिला इसमें? कुछ नहीं। जब तक ये चीजें पार्लियामान में नहीं होंगी, बैठ के नहीं होंगी, अपोजिशन को और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं बिठाया जाएगा, तो मुल्क के आप कैसे मैं कहूं कि मुल्क का फ्यूचर मुझे कुछ सेफ नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपने जो हालात बताए हमें भी पता है, ये बड़े डेवस्टेटिंग किस्म के हालात हैं। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है 8 फरवरी की मुल्क की शटडाउन हड़ताल की। अब आप जरा ज़हन में ये सिनेरियो रखें कि हालात ये हैं कि लोग नौजवान से वोट का हक छीनने का प्रोग्राम भी इन्हें बनाया हुआ है, महंगाई आसमान को चली गई है,
गोश्त की दुकानों का आप बता रहे हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। आप इस तमाम सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए क्या समझते हैं कि लोग अब बाहर निकल आएँगे या पंजाब निकल आएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि अक्सर मैं देखता हूँ आपके बाहर के दोस्त मैं सुनता रहता हूँ, अक्सर ट्वीट भी करते रहते हैं कि यार लोग अडियाला की तरफ नहीं जाते हैं। थोड़ा-सा मैं एक ये क्लैरिटी कर दूँ फिर मैं 8 फरवरी की तरफ जाता हूँ। सर अडियाला की तरफ मैं यहाँ से इस्लामाबाद से 12 बजे कल निकला हूँ, कल आपकी भी कॉल आ रही थी और मैं 4 घंटे मुझे लगे अडियाला के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचते हुए। यानी पूरा अडियाला जेल नहीं, अडियाला के आस-पास के जो पिंड है ना, जो चक हैं, जो गाँव हैं, उनको ऐसे जो है बिल्कुल एक मुहासे के तौर पर जो है उसमें मुख्तलिफ नाकाबंदी की गई और फिर वहां पे वो पुलिस बिठाई गई है जो इंतहाई शदीद नफरत करती है किससे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। उनको उधर तैनात किया गया है। मैं क्योंकि मैं एज़ अ रिपोर्टर मैंने काफ़ी अरसा काम किया, मैं वो रिपोर्टर हूँ जिसको के सामने आप यूट्यूब में जाके भी देख लें तो नवाज़ शरीफ साहब ने मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़े थे कि सरदार जी मेरे लिए दुआ किया करो, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये पड़े हैं यूट्यूब में आप देखें, मैं वो सहाफ़ी हूँ। तो हम तो नवाज़ शरीफ के बुरे हालात में भी उसके साथ के साथ जो चीज़ें हो रही थी हम कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को इमरान खान दौर में खुली छूट दी गई थी। यानी जब वो नैब कोर्ट आते थे 10 ताजिर आते थे या 12 किस्म के लोग आते थे, कुछ रहनुमा आते थे गले में हार डालने के लिए। नवाज शरीफ लाइन से गुजर के अंदर अदालत जाते थे, फिर हमारे साथ आधा-आधा घंटा बैठ के गप्पे मारते थे, चाय होती थी, ये सारी चीजें। लेकिन जो नून लीग का वर्कर था 10 से 15 वर्कर बाहर फूलों की पत्तियां ले वो भी बेचारे लोग कारोबारी लोग थे, वो होते थे, वर्कर नहीं होते थे। पीपल्स पार्टी जब जरदारी साहब जो है वो आते थे कुर्सी में उसको लाया जाता था व्हील चेयर में। आजकल तो माशाल्लाह सारे तगड़े हो गए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हो रहा है। 14 साल है, सारे बड़े एक्टिव हो गए, पर माशाल्लाह इमरान खान के जाने के बाद ये हेल्दी हो गए। अब जरदारी साहब भागते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन पहले इसको व्हील चेयर पे लाया जाता था। तो मैंने पीपल्स पार्टी का कख वर्कर नहीं देखा, ना इन पे पाबंदियां थी, ना कोई गिरफ्तारियां थी, ना कोई क्रैकडाउन था। लेकिन पीटीआई के हवाले से जो कुछ हो रहा है इंतहाई खतरनाक है पंजाब में। सो इस खौफ के बावजूद लोग अडियाला जेल पहुंचते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है, बड़ी जुर्रत का काम करें, बड़ी बहादुरी का काम करें। अब आते हैं इस सारे सिनेरियो पे। सर महंगाई बहुत है, आप अगर अवाम का नफ्स चेक करेंगे ना, अवाम में गम और गुस्सा है, गालियां हैं, वो ऐसे ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जो मुक्तदरा या अगर आप देखें हुकूमत में बैठे लोग अगर सुने और इस नफ्स को अगर आप जब तक अवाम की नफ्स आप नहीं पकड़ते हैं तो फिर जाके कोताहियां गलतियां या फिर आप में बाद में बड़ा पछतावा करते हैं, लेकिन फिर हशर वही होता है जो आपने उधर देख लिया, मुख्तलिफ ममालिक में देख लिया। सो इस वक्त तो एक गम और गुस्सा है और आप ये नहीं कर सकते आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। क्या अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी अवाम ने बदलाव नहीं चाहा, 9 मई का एक बयानिया बिल्ट हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद अवाम ने उस बयानिए को जो है जाके 8 फरवरी के मुकाबले में उनको उन्होंने जवाब दे दिया। 8 फरवरी आपको याद होगी किस तरीके से डाका फिर डाला गया। तो ये इस वक्त जो ग्राउंड है, यानी आप ये देखें कि पंजाब में ये सिचुएशन है कि आप अंग्रेजों का दौर है और आप भगत सिंह की तरह तहरीक चला रहे हैं, ये सिचुएशन हो रही है लिटरली। सर मैं ये बात कर रहा हूं कि भगत सिंह जो है वो पनाह ले रहे हैं, अंग्रेजों से छुप छुपा के अपनी तहरीक चला रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस वक्त वो है, बेचारों का कसूर नहीं है, लोगों के बच्चे हैं, लोगों की खवातीन है, लोगों के, यानी जियाउल-हक के दौर में मुझे भी एक शख्स मिला, कहता है जियाउल-हक की काबीना में थे, वो कहते हैं कि जियाउल-हक के दौर में भी कभी खवातीन के हवाले से हमने कभी घर में घुसकर किसी को नहीं उठाया। इस वक्त जो हालात है आपको पता है। सो उसके बावजूद मुझे लगता है कि 8 फरवरी को अवाम निकलेगी, भरपूर तरीके से निकलेगी, क्योंकि मैं अवामी रिपोर्टर हूं, मैं जगह पे तो बैठा नहीं होता हूं, तो पाजी लोगों के साथ बातचीत होती है और लोग चाहते हैं कि उनके पास कोई बंदा ऐसा मिले और लोग निकले, उनको लीड करने के लिए बस कोई बंदा मिल जाए तो वो निकलने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे मेरे ख्याल में ये झलक जो है ये बड़ी, और इसलिए तो जब 8 फरवरी करीब आ रहा है तो मुज़ाकरात के हवाले से बातें छेड़ी जाती हैं। फिर आपने देखा कि अचानक अपोजिशन लीडर की जो है वो तकर्रुरी भी की जाती है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक खौफ तो 8 फरवरी के हवाले से काफी पाया जा रहा है। ये अभी अपोजिशन लीडर की आपने बात की, इनको तैनात कर दी गई, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मूव कि आज इनको अब आके इनको ख्याल हुआ कि इनको लगा दे। तो आपको लगता है कि ये भी कूल डाउन करने की एक साजिश है इनकी ये भी? सर एग्जैक्टली आप देखें कि पार्लियामान यानी पार्लियामेंट का हुस्न क्या होता है, अपोजिशन वो निशानदेही करता है कि आप ये काम करें, आप ये काम करें, ठीक करेंगे, दुरुस्त करें। 5 महीने से आपने जानबूझकर अपोजिशन लीडरों को रुकवा के रखा और उसके बाद तैनातियों के लिए क्या क्या मिलते तरले, कहीं से ऑर्डर नहीं आया था कभी, मतलब ये ना
यानी बहुत सारी चीजों को हिले बहाने बनाकर इस चीज को डिले कर दिया गया। अब जाहिर बात है मुज़ाकरात का शोशा तो छोड़ा जाता है, लेकिन मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते नजर अब्बास साहब, जब तक हुकूमत आपने देखी कि वो अपोजिशन के साथ अपना रवैया इंतहाई मोहतात, इंतहाई नरम रखती है, इंतहाई तहजीब के दायरे में रखती है। लेकिन ये पहली हुकूमत है, बेचारी हुकूमत क्या कसूर है, वो बेचारे तो स्क्रिप्ट आता है उसी पर अमल दरामद करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है, यानी पॉलिटिशियन को सोचना होगा कि आपकी सियासत कहां से कहां चली गई है, आप यानी आपकी अथॉरिटी कहां से कहां उसका मिस यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आज पीटीआई जो है उस पर मुश्किल वक्त है, कल इन पर आएगा तो फिर क्या होगा। हम तो यही रोना रोते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक तो नहीं है। कल नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हो रहा था, तो उसमें से बहुत सारी चीजें जो है कुछ लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था, जो उसमें मैंने उसके खिलाफ बोला है। तो कल हमें जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो कहते हैं ये पटवारी साहब ही है, आज हमें यूटीए साहब ही कहा जाता है। भाई साहब, हम तो जमहूर की बात करते हैं, हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम आवाम की मुश्किलात की बात करते हैं। तो शायद आप हमें यूतिया कहें, हमें पटवारी कहें, हमें बिगलिया कहें, ये आपका हम उस चीजों में नहीं आते। लेकिन बहरहाल जो चीजें मुझे इस वक्त दिख रही हैं, हुकूमत जो है उसके बस में, बेचारों के बस में इतना कुछ नहीं है कि अदालत का हुक्म आता है तो वो इमरान खान से मुलाकात तक नहीं कराई जा सकती। एक ऐसे जो इतना तगड़ा है कि वो जज साहब के उस हुक्म को जो है रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या है। अच्छा हरमीत, ये आखिर में सिर्फ इतना बताएं कि आपने अटेंड की एक कॉन्फ्रेंस जो थी तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन की, आप लोगों की बातें भी सुनी, आपकी मैंने स्पीच सुनी, सिर्फ उसके ये बताएं कि आपको क्या सेंस है कि ये जो तरीकाकार अख्तियार किया जा रहा है तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से सुलझाव का, इसमें कोई रास्ता निकलेगा कि सिर्फ प्रोटेस्ट ही आखिर में इनको टेबल पे लेके आएगा? दो तरीकाकार होते हैं उमूमन, गवर्नमेंट हुकूमत और फिर इस किस्म की जो डिक्टेटरशिप टाइप हुकूमत हो, तो उसके साथ आप दो रास्ते खोलते हैं। एक रास्ता सॉफ्ट वे और दूसरा हार्ड वे। हार्ड वे अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये नौजवान आया है शुएल अफरीदी साहब, इसने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मोटिवेट किया ना, मैं अभी क्योंकि मैं इनके साथ मुलाकात, मेरी 20 मिनट की मुलाकात थी और फिर हम 2 घंटे बैठे रहे, तो मेरे लिए मैं हैरान हुआ उस शख्स को कि वो सिर्फ सुनता है और जवाब बड़े धीमे अंदाज में देता है, और नौजवान है, मुझसे उम्र में कम है, 35 ईयर ओल्ड गाय, अब मैं 39 हूँ, तो 4 साल मुझसे छोटा है। सर उसको अगर आप देखें तो एक तरफ तो उसने नौजवानों को इकट्ठा किया पंजाब में, हर तरफ से वो सोशल मीडिया, हर तरफ से उसने हल्ला बोल दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो तरीकाकार है वो इंतहाई जबरदस्त है, क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ। एक तरफ तो इन्होंने जाके लाहौर में जिस तरीके से पड़ाव डाला, क्योंकि दोनों बुजुर्ग हैं, 70 साल के, एक 65 साल के, एक दूसरे 70 साल के, अल्लामा राजा नाज़िर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, दोनों की बहुत रिस्पेक्ट है तमाम तर सियासी जमातों में। उसके बावजूद एक तरफ तो यानी मुश्किल हालात में जब तहरीक इंसाफ को सब लोग छोड़ गए थे, अपने लोग छोड़ गए थे, तो सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खड़े थे एक अकेले, और पार्टी ने भी, मुझे याद है क्योंकि मेरे जरा ये कहते हैं कि पार्टी ने मुखालिफत की थी, पर उसने कहा नहीं, पार्टी भाई मैं लीड कर रहा हूं, तो मैं इमरान खान के साथ, और आज भी वो डट के खड़ा है। कि उसके जो शोरूम्स या दीगर उनका कारोबार था उनके साथ क्या हुआ मुझे पता है, लेकिन इन्होंने जो मोमेंटम बिल्ड की है, जो दरवाजे खोलने की, ये जबरदस्त है। बिल्कुल नेगोशिएशन सियासतदानों के साथ बातचीत का एक तरीकाकार होता है, उनको भी मोटिवेट किया जाता है कि भाई साहब ये चीजें खतरनाक हद तक बढ़ सकती हैं। इन्होंने एक तो ये जबरदस्त तरीका ये अपनाया कि लाहौर गए, फिर हैदराबाद गए, और वहां पे जो दीगर जमातें थी कौमी, यानी आप देखें कि जो खासकर इलाकाई जमातें होती उनको भी एक्टिव, उनको भी इस लूप में शामिल कर लिया। तो एक तो इनकी ये जबरदस्त जीत है कि उनको शामिल करने का मकसद ये कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन टू डिवीजन लोगों को गरमाया जाए। भाई अब तो वो पीटीआई वाले भी समझ गए कि डी चौक तो हर डी चौक बन सकता है जहां हम चाहें। तो मेरे ख्याल में ये मोमेंटम बड़ा स्लोली है, लेकिन ये बड़ा करामत है, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े सरप्राइज देगी, जो हैरान कुन किस्म के। जी, थैंक यू हरमीज़, आपके आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं आई वुड लव टू, मैं असल में बहुत सारी बातें कुछ और करना चाह रहा, लेकिन आपको पता है जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे यही बातें नहीं, तो वहाँ पे आप किसी शादी में भी चले जाए ना, तो वहाँ पे यही बातें हो रही होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ गप रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।